सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की एक और नई क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे और ये क्लास नंबर दूसरी है। इससे पहले एक क्लास हमारी अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने हिंदी साहित्य इतिहास से लेखन से पूर्व की कुछ रचनाओं, हिंदी साहित्य की प्रमुख पद्धतियाँ और कुछ साहित्य की परिभाषाओं से संबंधित मैटर पढ़ा था। तो आज की इस दूसरी क्लास में हिंदी साहित्य इतिहास के जो प्रमुख लेखक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इनमें सबसे पहला नाम आता है गारसादे ताशी का। सबसे पहला जो नाम आता है इनमें गारसादे ताशी का। इनकी रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इनकी जो ग्रंथ है वो है इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसकी भाषा है फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा है इसकी? फ्रेंच भाषा। ये जो रचना है इसके 2 संस्करण और 5 भाग प्रकाशित हुए हैं। कितने? 2 तो इसके संस्करण है और 5 इसके भाग है। प्रकाशक है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। इस ग्रंथ का जो प्रकाशक है वो है द ओरिएंटल ट्रांसलेट कमेटी आयरलैंड से प्रकाशित हुआ। देखिए, जो 2 संस्करण है उनमें प्रथम जो संस्करण है ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, जिसका प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और जो दूसरा भाग है वो 1847 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय जो संस्करण है ये कुल 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। दूसरा संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ है, जिसके पहला व दूसरा भाग 1870 में और तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुआ है। इस रचना का उर्दू में अनुवाद किसने किया? करीमुद्दीन ने। 1848 ईस्वी में करीमुद्दीन ने इस रचना का उर्दू में अनुवाद किया तज़किरा ई सूरा ए हिंदी नाम से। किस नाम से? तज़किरा ई सूरा हिंदी नाम से करीमुद्दीन ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। फिर देखिए, हिंदी अनुवाद किसने किया? तो 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया और इसका प्रकाशन हुआ था इलाहाबाद से। इस रचना में या इस ग्रंथ में कुल कवियों की संख्या है 738, जिनमें 666 उर्दू के कवि है और 72 कवि हिंदी के हैं। और इस रचना में जो पहला कवि है उसका नाम है अंगद और अंतिम कवि का नाम है हेमंत। तो ये कुछ पॉइंट है इस ग्रंथ से संबंधित। गारसादे ताशी फ्रेंच विद्वान, रचना का नाम इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में है और इसका प्रकाशक है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। ये जो रचना है ये इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए। प्रथम संस्करण के 2 भाग, प्रथम भाग 1839 और दूसरा भाग 1847। द्वितीय संस्करण 3 भागों में, इसका पहला व दूसरा भाग 1870 में और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में। इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद किसने किया? करीमुद्दीन ने 1848 ईस्वी में तज़किरा ई सूरा हिंदी नाम से। हिंदी में अनुवाद किया 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। और इस ग्रंथ में कुल 738 कवि है, 766 उर्दू के कवि, 72 कवि इसमें हिंदी के हैं। और इस ग्रंथ में जो पहला कवि है, 738 जो कवि है इनमें पहला कवि आता है अंगद और अंतिम जो कवि हुआ है हेमंत। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गारसादे ताशी ने किया था। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। इस पुस्तक में काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस पुस्तक में काल विभाजन व नामकरण का कोई भी प्रयास इसमें नहीं किया गया। कवियों को वर्णानुक्रम या अकारादि क्रम के अनुसार स्थान दिया गया। वर्णों के अनुसार, अल्फ़ाबेट के अनुसार इसमें कवियों को स्थान दिया गया है। और गारसादे ताशी ने उर्दू को हिंदी भाषा से श्रेष्ठ माना है। उर्दू को हिंदी भाषा से श्रेष्ठ माना है। हिंदी को इन्होंने बद्दी बोली कहा है।
तो ये कुछ पॉइंट है इस गार सदतासी जो प्रथम रचनाकार है हिंदी साहित्य इतिहास के, इनसे संबंधित है। इतना मैटर ध्यान में रखिएगा। एक फैक्ट इसमें देखिए आपको और बताता हूँ। देखिए ये जो गार सदतासी की जो रचना का नाम है इस्तवार देला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तान, इसमें देखिए इस्तवार जो शब्द है, इस्तवार इसका मतलब होता है इतिहास। ये जो शब्द है इसका शब्दार्थ का अर्थ क्या है, ये इतिहास। लिटरेचर जो शब्द है इसका अर्थ होता है लिटरेचर यानी साहित्य। हिंदुई का मतलब होता है इसमें हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। और हिंदुस्तानी का मतलब होगा इसमें मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। तो ये इन शब्दों का अर्थ भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पर जो विद्वान आते हैं वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लिखने का दूसरा प्रयास किया था। शिव सिंह सेंगर, रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। ठाकुर शिव सिंह सेंगर, रचना शिव सिंह सरोज, प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी। इस रचना का प्रकाशक है नवल किशोर प्रेस, लखनऊ उत्तर प्रदेश से इसका प्रकाशन हुआ था। शिव सिंह सरोज पुस्तक को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। शिव सिंह सरोज ये जो पुस्तक है इसको हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो दूसरा प्रयास है वो किसने किया, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने, और किसी भारतीय विद्वान द्वारा ये प्रथम प्रयास था। वैसे देखा जाए तो हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का जो पहला प्रयास गार सदतासी ने कर लिया था, दूसरा प्रयास किसने किया, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। लेकिन किसी भारतीय विद्वान की बात आई तब ये इनके द्वारा किया गया प्रथम प्रयास था, क्योंकि ये भारतीय विद्वान थे। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। गार सदतासी की जो रचना है वो फ्रेंच भाषा में थी। यह शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम पुस्तक है। कुछ विद्वान महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह 1873 को भी हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं। कुछ विद्वान भाषा काव्य संग्रह को मानते हैं, और वैसे हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। इस पुस्तक में काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। गार सदतासी की तरह इस पुस्तक में भी काल विभाजन और नामकरण का किसी भी तरह से कोई प्रयास नहीं किया गया, और इसमें भी कवियों को वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेट पद्धति के अनुसार स्थान दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने इस रचना को व्रत संग्रह कहकर पुकारा है। ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने इस रचना को व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। किस रचना को, शिव सिंह सरोज को। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर से संबंधित है, इतना मैटर आप ध्यान में रखिएगा। कोई क्वेश्चन बना तो यहाँ से पक्का बनेगा, इससे बाहर इसमें कोई खास ज़्यादा मैटर है नहीं। ये जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर है, ये जो आदिकाल की प्रारंभिक सीमा है ये विक्रम संवत 770 से मानते हैं, और जो पुष्प या पुष्पदंत जो कवि है उसको हिंदी का पहला कवि ये मानते हैं। अगले जो विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का जो तीसरा प्रयास है वो किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रकाशक द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1888 ईस्वी में, सन 1888 ईस्वी में। और स्वतंत्र रूप से इसका प्रकाशन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हुआ 1889 में। तो दोनों ध्यान में रखिएगा। इस ग्रंथ की भाषा है अंग्रेजी भाषा,
और इसमें कुल 952 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है। कुल 952 कवियों का इसमें जीवन चरित्र लिखा गया है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 के नाम से। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में किशोरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था, क्योंकि भाषा इसकी अंग्रेजी है। इसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य एवं दरबारी काव्य के रूप में किया गया। इस रचना में हिंदी साहित्य के विकास क्रम का जो निर्धारण है वो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में इन्होंने इसका विभाजन किया है। फिर आगे देखिए, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें केवल हिंदी के कवियों को ही स्थान दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल हिंदी के कवियों को ही इसमें स्थान दिया गया है। पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन पहले विद्वान थे जिन्होंने काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया। पहली बार कवियों एवं लेखकों को कालक्रमानुसार यानी जन्म के आधार पर स्थान दिया गया। यानी फर्स्ट बार इस रचना में कालानुक्रम पद्धति को अपनाया गया, जबकि गारसा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। दोनों विद्वानों ने यहाँ पे इन्होंने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया और प्रथम बार काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया था, और अपने ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया, जबकि भाषा इसकी अंग्रेजी थी। आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा कवि व्रत संग्रह कहा है। शिव सिंह सरोज को इन्होंने व्रत संग्रह कहा, और इसे ये जो रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन की, इसको बड़ा कवि व्रत संग्रह की संज्ञा दी आचार्य शुक्ल ने। फिर देखिए, नलिन विलोचन शर्मा इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इस रचना को नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा है। ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस पुस्तक को 12 अध्यायों में विभक्त किया है। कितने अध्यायों में? 12 अध्यायों में विभक्त किया है। लेकिन अगर कालखंड पूछे तो आपको 11 ध्यान में रखना है। कितने कालखंड? 11। 12 अध्याय व 11 कालखंड में विभाजित किया है। पहला है चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा अध्याय है जायसी की प्रेम कविता। चौथा अध्याय है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी। पांचवा अध्याय मुगल दरबार। छठा अध्याय तुलसीदास। और सातवां जो अध्याय वो है रीति काव्य 1500 से 1692 ईस्वी। आठवां अध्याय का नाम है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि 1600 से 1700 ईस्वी। नौवां अध्याय है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 10वें अध्याय का नाम है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां अध्याय है 18वीं शताब्दी और 12वां अध्याय है विविध। तो कालखंड इसमें कुल 11 ध्यान में रखना है, और इस पुस्तक को 12 अध्याय में विभक्त किया गया है। इस काल विभाजन में जो 14वीं शताब्दी है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। आचार्य ग्रियर्सन की जो अन्य पुस्तकें वो देखिए, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और एक पुस्तक है तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। तो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ 700 ईस्वी से माना, यानी 643 ईस्वी से। ये 700 विक्रम संवत है, ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत। 643 ईस्वी से इन्होंने माना है 700 विक्रम संवत से, और आदिकाल को इन्होंने चारण काल के नाम से संबोधित किया है। आगे देखिए, अगले जो इतिहासकार है मिस्र बंधु। 4 नंबर पर मिस्र बंधु। मिस्र बंधु 3 भाई थे,
श्याम बिहारी, सुख बिहारी और गणेश बिहारी। श्याम, सुख, गणेश। श्याम, सुख और गणेश से ध्यान में रखिएगा। रचना का नाम है मिस्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुई। कितने भागों में? 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में, प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी और चौथा भाग 1934 ईस्वी। लगभग 5000 कवियों का इसमें जीवन चरित्र लिखा गया है और ये भी कालानुक्रम पद्धति पर आधारित है। गारसा देतासी और शिव सिंह सरोज, जो ये शिव सिंह सरोजा जो पहले 2 ग्रंथ थे वो वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है और इसके बाद में जॉर्ज गिरेसन और ये मिस्र बंधु विनोद ये कालानुक्रम पद्धति पर आधारित है। इस प्रकार से ध्यान में रखिए। फिर देखिए, प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है जिसमें पहली बार हिंदी भाषा में काल विभाजन व नामकरण किया गया। अब पहली बार काल विभाजन व नामकरण किस ग्रंथ में किया गया था? तो वो ग्रंथ था जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसमें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में पहली बार काल विभाजन व नामकरण किया गया। लेकिन भाषा कौन सी थी उसकी? अंग्रेजी भाषा थी। यहाँ पे शब्द आया हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में पहली बार काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किस ग्रंथ में किया गया? मिस्र बंधु विनोद में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान में रखिएगा। हिंदी भाषा ना आए और प्रश्न सीधा इस प्रकार है कि किस ग्रंथ में या किसने सबसे पहले काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया, तब जॉर्ज गिरेसन होगा। और अगर हिंदी भाषा में पूछे कि हिंदी भाषा में पहली बार काल विभाजन व नामकरण किसने किया, तब आपको करना मिस्र बंधु और ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिस्र बंधु विनोद पे से प्राप्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास का जो इतिवृत्तात्मक लेखन है वो सर्वप्रथम मिस्र बंधु विनोद में प्राप्त होता है। इतिवृत्तात्मकता जो विशेषता है वो खासकर आगे अब हम आगे पढ़ेंगे, द्विवेदी युग की विशेषता है, लेकिन सर्वप्रथम पूछे तो यहाँ पे मिस्र बंधु विनोद में ये प्राप्त होती है। आचार्य शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविव्रत संग्रह कहकर पुकारा है। बड़ा भारी कविव्रत संग्रह कहकर पुकारा है और मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता इन्होंने कहा है। देखिए, शिव सिंह सरोज को इन्होंने कविव्रत संग्रह कहा था। जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ को इन्होंने बड़ा कविव्रत संग्रह कहा था और मिस्र बंधु विनोद को इन्होंने बड़ा भारी कविव्रत संग्रह कहा है। तीनों ध्यान में रखिएगा। शिव सिंह सरोज कविव्रत संग्रह शिव, ग्रियर्सन के ग्रंथ को सन क्या कहा? बड़ा कविव्रत संग्रह। और मिस्र बंधु विनोद को इन्होंने क्या कहा है? इसको कहा इन्होंने बड़ा भारी कविव्रत संग्रह शिव सन बंधु। शिव सन बंधु ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, आचार्य शुक्ल साहब कहते हैं कि रीतिकालीन कवियों के जो परिचयात्मक विवरण है वो मैंने मिस्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। रीतिकाल के जो कवि है उनका जो परिचयात्मक विवरण मैंने लिखा है, शुक्ल साहब कह रहे हैं, तो वो मैंने मिस्र बंधु विनोद से ही प्राप्त किया है। अब देखिए आगे, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 प्रधान कालखंडों में विभाजित किया है। कितने? 5 प्रधान कालखंडों में विभाजित किया हिंदी साहित्य के इतिहास को। पहला इसमें आरंभिक काल, यानी इन्होंने आदि काल को आरंभिक काल नाम दिया है और विक्रम संवत 700 से विक्रम संवत 1444 से समय माना है। तो 700 में यानी 643 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये। दूसरा जो है वो है माध्यमिक काल, विक्रम संवत 1445 से विक्रम संवत 1680। तीसरा दिया है अलंकृत काल, विक्रम संवत 1681 से विक्रम संवत 1889। चौथा है परिवर्तन काल, विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925। और पांचवा है वर्तमान काल, विक्रम संवत 1926 से आगे। तो इस प्रकार से मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया है और शुरुआत आदिकाल से जो इन्होंने नाम दिया आदिकाल को वो है आरंभिक काल।
और हिंदी साहित्य के इतिहास की इन्होंने शुरुआत मानी है 643 ईस्वी से, ये ध्यान में रखिएगा। 5 प्रधान कालखंड, आदिकाल का नाम आरंभिक काल, और हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत मानी है 643 ईस्वी या विक्रम संवत 700 ईस्वी। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आरंभिक काल, आरंभिक काल। और वर्तमान ये आधुनिक काल को इन्होंने नाम दिया है वर्तमान काल। आदिकाल को आरंभिक काल और आधुनिक काल को वर्तमान काल। ये देखिए व्रत संग्रह, व्रत संग्रह किसको कहा है? आचार्य शुक्ल की बात कर रहा है। आचार्य शुक्ल ने व्रत संग्रह शिव सिंह सरोज को कहा है व्रत संग्रह। बड़ा कवि व्रत संग्रह का है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो ग्रेसन का ग्रंथ है उसको कहा है इन्होंने, क्या कहा है? बड़ा कवि व्रत संग्रह। और बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा है मिश्र बंधु विनोद को। तो तीनों ध्यान में रखिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है। शुक्ल ने व्रत संग्रह किसे कहा? शिव सिंह सरोज। बड़ा कवि व्रत संग्रह द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, और बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह मिश्र बंधु विनोद को कहा है। प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है जिसमें पहली बार हिंदी भाषा में कवियों एवं लेखकों का काल विभाजन व नामकरण किया मिश्र बंधु विनोद है। ये मैंने आपको बताया, अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। हिंदी भाषा नाम आते ही मिश्र बंधु विनोद की तरफ जाता है। वैसे काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। अब देखिए आगे, हमने 4 लेखकों के बारे में भी पढ़ा। हमने गारसा दे तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, इन 4 रचनाकारों के संबंध में हमने अभी जानकारी ली है। देखिए, जिनको इनसे संबंधित हमने जो भी मैटर पढ़ा है या आपने पहले भी पढ़ रखा है, जो भी फैक्ट है, जितने भी रचनाएं फैक्ट जितने भी बनते हैं सारे आपको याद है, सीधे सीधे याद हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारे कंफ्यूज हो रहा है कौन सी रचना किसकी है, करीमुद्दीन ने किसका हिंदी अनुवाद किया, लक्ष्मी सागर ने किसका किया, किस ग्रंथ में कितने कवि है, किस ग्रंथ का कौन सा प्रकाशक है, कौन सा ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, इस प्रकार का जो कन्फ्यूजन है वो अगर क्रिएट हो रहा है तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, शायद आपका कन्फ्यूजन दूर होने में थोड़ी मदद हो। तो देखिए आगे, इन 4 लेखकों को मैंने एक कहानी में पिरोया है। ये जो 4 लेखक हमने अभी पढ़े हैं इनके मैटर को एक कहानी में पिरोया है, और वो कहानी क्या है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, एक फ्रेंच नाम का गांव है, फ्रेंच नाम का एक गांव है, और ये सन 1839 की बात है। एक फ्रेंच नाम का गांव है, बात सन 1839 की है। तासी नाम के एक व्यक्ति ने पहली बार ओरिजिनल 748 नंबर, एक शब्द पर ध्यान देना है, जो भी लाल अक्षरों में शब्द आ रहे हैं वही हमारे काम आएंगे, बाकी शब्द कहानी को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। तो ध्यान दीजिए, तासी नाम के व्यक्ति ने पहली बार, अभी मैं इनकी व्याख्या करूंगा पूर्ण रूप से। तासी नाम के व्यक्ति ने पहली बार ओरिजिनल 738 नंबर एक 12 दूती दल, ओरिजिनल 738 नंबर क्या है 738, दल का नाम क्या है 12 दूती, दल का नाम 12 दूती है। 12 दूती दल 5 वर्ष की आयरलैंड यात्रा पर भेजा, 5 वर्ष की आयरलैंड यात्रा पर भेजा। और जब ये दल रवाना हुआ तो चलते चलते रास्ते में 48 के करीब, 1839 की बात 39 में शुरू हुआ था, और 1848 के करीब इस दल को रास्ते में 1848 के करीब एक उड़ना शेर मिला। क्या मिला? एक उड़ना शेर मिला, जो कि इनके पीछे पड़ गया, इस दल के वो पीछे पड़ गया। तो ये भागते भागते 4 साल तक भागते रहे, और 4 साल बाद सन 52 में सामने इनके एक सागर आ गया। भागते भागते दौड़ते सामने सागर आ गया साहब, अब तो सागर में गिरना ही पड़ेगा। तो फिर ये दल उस सागर में गिरकर अपनी अल्लाह की हिंदी करवाती।
ये दल है, सामने सागर आ गया तो आगे रास्ता बचा ही नहीं, तो उस सागर में गिरकर अपने उस अल्लाह की इन्होंने हिंदी करवा दी। हमने क्या पढ़ा, एक फ्रेंच नाम का गांव है, सन 1839 की बात है। तासी नाम के एक व्यक्ति ने पहली बार ओरिजिनल 738 नंबर एक 12 दूती दल 5 वर्ष की आयरलैंड यात्रा पर भेजा। चलते चलते रास्ते में 48 के करीब इस दल को एक उड़ना शेर मिला जो इनके पीछे पड़ गया, और भागते भागते 4 साल हो गए। 52 में इनके सामने एक सागर आ गया, और फिर उस सागर में डूबकर इन्होंने अल्लाह की हिंदी करवा दी। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या हुआ। ये बात कि दल सागर में तो डूब गया साहब, अल्लाह की हिंदी हो गई। जब ठाकुर साहब को पता चली, ये बात जब ठाकुर साहब को पता चली तो उन्होंने उसकी ऐसी तैसी करने के लिए, उस शेर की ऐसी तैसी करने के लिए नए किशोरों को, कुछ नए किशोरों को, नए नए लड़कों को, नए किशोरों को दोबारा प्रस्थान किया साहब कि वापस जाओ वहाँ पे और उस दल को निकाल के लाओ। तो नए किशोरों को दोबारा प्रस्थान किया, लेकिन कहानी वहीं हुई, उनका भी हश्र वहीं हुआ। जो पहले दल का हुआ था वहीं हश्र इनका हुआ, उनका भी वहीं हश्र हुआ। फिर देखिए, तब उस गांव के सारे सन में से लड़के, सारे सन व 5-7 किशोरी शामिल, उसमें सारे सन हो गए, लड़के हो गए। इस बार ठाकुर साहब ने नहीं भेजा, उस लड़कों ने खुद ही अपना एक ग्रुप बनाया। तब सारे सन और उसके साथ 5-7 किशोरियाँ थी, लड़कियाँ थी। 5-7 किशोरी ने बड़े ही रॉयल अंदाज में अट कर उस काल की तरफ चले। वो एक तरफ से काल ही था, वो मौत ही थी वहाँ पे। उस काल की तरफ चले, अट कर, यानी बड़े कड़क होकर उस काल की तरफ चले। चलते हुए उस दल को सागर में ढूंढ लिया साहब, उस दल को ढूंढ लिया। उस दल को ढूंढते ही उन्होंने कहा, साहब हम तो एक साथ नहीं रहेंगे, हमारा एक साथ रहना संभव नहीं है, हम अलग होंगे। यानी विभाजन की नौबत आ गई। क्या आ गई? विभाजन की नौबत आ गई। तो फिर क्या हुआ, उसका 11 वर्गों में विभाजन कर दिया गया। जैसे चारण है, धर्म है, प्रेम है, दरबारी, इस प्रकार से उनका 11 वर्गों में विभाजन कर दिया गया साहब। 11 वर्गों में विभाजन कर दिया। फिर क्या हुआ, 1913 में वापस पहुंचकर 4 किलो मिश्री लाए और 5000 इतिव्रत में, यानी गोले में बनाकर जो लोग खड़े, उनकी बाट जो रहे थे कि कब वो आए, खड़े लोगों को मिश्री बांटी गई। और फिर एक नए युग का आरंभ हुआ। तो ये 4 पॉइंट थे, 4 ही हमने कवि पढ़े थे, और चारों की इस मैटर को मैंने एक कहानी में पिरोने का प्रयास किया है। ये कहानी मुझे पूरी तरह से याद है, और आप इसको याद करने के बाद कुछ एक फैक्ट जहाँ पे आपको डाउट है, कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरे ख्याल में चीज़ें आसान हो जाएगी। अब इसकी मैं व्याख्या करता हूँ। चलिए देखिए, इसमें केवल शब्दों का खेल है, शब्द आपको छोड़ने नहीं है, बाकी कहानी दिमाग में रखनी है। सबसे पहले एक फ्रेंच नाम का गांव है, तो फ्रेंच से आया है, तो फ्रेंच से क्या हो गया, फ्रेंच विद्वान था। सबसे पहले हिंदी साहित्य जो इतिहास लेखन का प्रयास किया, फ्रेंच विद्वान ही था, तो यहाँ से फ्रेंच पकड़े। सन 1839 की बात है। ये जो इनका पहला ग्रंथ था, उसका प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1839 में हुआ था। तो 1839 ध्यान में रखिए। एक फ्रेंच नाम का गांव है। सन 1839 की बात है। तो 1839 से इस ग्रंथ का प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था, ये ध्यान में रखिए। तासी नाम के एक व्यक्ति ने पहली बार, तासी से गारसा दे तासी लेना है, तासी से गारसा दे तासी, एक व्यक्ति ने पहली बार ओरिजिनल जो शब्द है, इससे क्या लेना हमको? ओरिजिनल से हुआ द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, जो कि इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था। सोसाइटी ने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था, उस कमेटी का नाम है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड।
तो ओरिजिनल से ओरिएंटल लेना आपको, इतना मतलब लिंक करना है, ओरिजिनल से ओरिएंटल, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। फिर है 738 नंबर, 738 नंबर, 738 क्या है, इस ग्रंथ में कवि थे, कितने कवि थे, कुल 738 कवि थे, जिनमें 766 तो शायद उर्दू के थे और 72 कवि हिंदी के थे, ये ध्यान में रखें। तो 738 में कुल कवि थे। तो ओरिजिनल 738 नंबर 12 दूती दल, ये ध्यान में रखना, उस दल का नाम क्या है, 12 दूती दल, दल का नाम 12 दूती है, नंबर 738 है और वो ओरिजिनल था, बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल 738 नंबर 12 दूती दल। 12 दूती से क्या मतलब है, 12 दूती देखिए जो अंकों में लिखे वो ध्यान दीजिए, 12 और 23 लिखा है मैंने, क्या लिखा है, 12 और 23। इस 12 दूती से आपको लेना है, देखिए 1 2 2 3, यानी 1 का मतलब पहला संस्करण, आगे लिखा हुआ है 2, 2 से मतलब 2 भागों में, पहला संस्करण 2 भागों में, फिर लिखा हुआ है 2, तो दूसरा संस्करण फिर आगे 3, 3 भागों में, 12 दूती यानी 12 2 2 2 3, 1223 लेना है। 12 दूती से क्या लेना है, 12 से 12 हो गया, दूती से 2 से 2, 30 से 3, 12 दूती से लेना है 1223, यानी प्रथम संस्करण 2 भागों में और द्वितीय संस्करण 3 भागों में। पहला संस्करण का प्रथम भाग 1839, दूसरा भाग 1847, दूसरे संस्करण के प्रथम 2 भाग 1870, तीसरा भाग 1871, ये तो याद ही है, दिमाग में होना ही चाहिए याद। फिर आगे दिया हुआ है दल, दल से ग्रंथ का ये नाम है, क्या नाम है, इस्तवार द ला, इस्तवार द ला, द ला मतलब दल, लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और 5 वर्ष का मतलब ये ग्रंथ कुल 5 भागों में प्रकाशित हुआ है, कितने भागों में, 5 भागों में प्रकाशित हुआ है। और आयरलैंड की वो कमेटी है, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, तो आयरलैंड की यात्रा पर भेजा, फिर रवाना हुआ। चलते चलते रास्ते में 48 के करीब, 48 से यहाँ पर मतलब है यहाँ पे 1848, क्या है, 1848 के करीब से लेना आपको करीमुद्दीन, क्या लेना है, करीमुद्दीन, 48 के करीब है। इन्हें एक उड़ना, उड़ना से लेना है आपको उर्दू, उड़ना से क्या लेना है, उर्दू। शेर, शेर का मतलब क्या हुआ, 48, 1848, करीब से करीमुद्दीन, उड़ना से उर्दू। तो करीमुद्दीन ने 1848 में उर्दू में इसका अनुवाद किया था, किसमें किया था, उर्दू में अनुवाद किया था। शेर किस नाम से किया था, तज़किरा ई सूरा ई हिंदी से, तो शेर से लेना है सूरा, सूरा, इसके ग्रंथ का नाम है ना करीमुद्दीन के, तज़किरा ई सूरा, सूरा ई हिंदी, तो शेर से लेना है सूरा। तो करीमुद्दीन ने 1848 में उर्दू में इस ग्रंथ का तज़किरा ई सूरा नाम से हिंदी अनुवाद, ये उर्दू में अनुवाद किया। तो उड़ना शेर मिला रास्ते में, 48 के करीब है, इन्हें एक उड़ना शेर मिला जो कि इनके पीछे पड़ गया और भागते भागते 4 साल बाद 1952 का समय आ गया, 1852 का समय आ गया, 1952 का, 1952 का समय आ गया। 52 में सागर आ गया, सामने क्या आ गया, सागर, सागर से लेना है लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय आ गया। फिर ये दल उसी सागर में गिरकर अपने अल्लाह की हिंदी करवाते। तो 1952 सागर, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर, अल्लाह यानी इलाहाबाद और हिंदी यानी हिंदी अनुवाद। इस ग्रंथ का 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी अनुवाद किया जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। ये 1187 के संबंध में पहला पॉइंट था। आशा है आपके दिमाग में चीज़ें ग्रहण हुई है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है, जब सागर में ये दल गिर गया, अपनी हिंदी करवा दी, तो ठाकुर साहब को गुस्सा आया, ठाकुर साहब को पता चला, तो ठाकुर साहब ने क्या किया, ठाकुर साहब से यहाँ पे लेना है ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर साहब को पता चला तो उसकी ऐसी तैसी करने के लिए उस शेर की ऐसी तैसी से लेना है 1883, क्या लेना है, 83 से 83, 1883। ऐसी तैसी करने के लिए नए किशोरों को देखिए, शब्द एक ट्रिक यूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गलत तरीके से ना लें। करने के लिए
नए किशोरों को दोबारा प्रस्थान किया, लेकिन उनका भी वहीं हश्र हुआ। ये बात ठाकुर को पता चली तो उसकी नए किशोरों को दोबारा प्रस्थान किया, उसका वहीं बुरा हाल करने के लिए नए किशोरों को दोबारा प्रस्थान किया, लेकिन उनका भी वहीं असर हुआ। नए किशोरों से आपको क्या लेना है, यहाँ पे 1883 ले लिया। नए किशोरों से आपको लेना है नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नए किशोरों से नवल किशोर प्रेस लखनऊ, जो कि इस शिव सिंह सरोज का प्रकाशन किया था, जो कमेटी है ना नवल किशोर प्रेस लखनऊ की, उन्होंने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था। नए किशोर से नवल किशोर ने दोबारा से लेना है दूसरा ही प्रयास था ये ग्रंथ लिखने का। शिव सिंह सेंगर साहब का ये दूसरा ही प्रयास था हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखने का। तो दोबारा से लेना दूसरा, प्रस्थान से लेना है। इस शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा गया है, तो प्रस्थान से लेना है प्रस्थान बिंदु। तो शिव सिंह सरोज से संबंधित इतना मैटर ध्यान रखें। ठाकुर से ठाकुर शिव सिंह सेंगर, यहाँ पे 1883। नए किशोर से लेना है नवल किशोर प्रेस लखनऊ। दोबारा से दूसरा, प्रस्थान से इसको प्रस्थान बिंदु कहा गया है। फिर आगे देखिए, फिर तीसरे नंबर पर ग्रेसन की बात होगी। जब इस दल का भी वहीं हश्र हुआ, तब क्या हुआ, सारे सन का मतलब गिरियसन, सन का मतलब गिरियसन, 5-7 किशोरी, 5-7 यानी 57 का मतलब 1857। किशोरी मतलब किशोरी लाल गोस्वामी ने, किशोरी लाल गोस्वामी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से एक पुस्तक लिखी थी। सन से लेना है गिरेसन, 5-7 यानी 57, 1857। किशोरी यानी किशोरी लाल गोस्वामी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से एक पुस्तक लिखी थी। 5-7 किशोर ने बड़े रॉयल अंदाज में, रॉयल से लेना है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसने इस गिरिसन के ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो रॉयल अंदाज में अट से लेना है अट यानी 88, तो 1888 था सन, इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1888। उस काल, वो जो काल जो मौत की तरफ ये चले थे, काल से लेना है कालानुक्रम। पहली बार इस ग्रंथ में कालानुक्रम पद्धति को अपनाया गया था। काल से कालानुक्रम पद्धति लेना है। तो अट कर उस काल की तरफ चलते हुए उस दल को ढूंढ लिया, तब विभाजन की नौबत आ गई। उस दल ने कहा कि हम एक साथ नहीं रह सकते, तो विभाजन की नौबत आ गई। विभाजन से हमने देख लिया कि पहली बार इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया। 9 पद से लेना, 9 से 9, पै से 5, द से 2, 9 पद का अर्थ हुआ 952। 9 पद का अर्थ हुआ 952। तो इसमें कुल कवि कितने थे, 952। उसके बाद में क्या हुआ, फिर उस दल का 11 वर्गों में जैसे चारण, धर्म, प्रेम, दरबारी आदि में विभाजन कर दिए गए। तो 11 से यहाँ पे हो गया, गिरिसन के इतिहास ग्रंथ को 11 कालखंडों में विभाजित किया गया है। चारण, धर्म, प्रेम, दरबारी से आपको अर्थ लेना है कि इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य का जो विकास क्रम उसको चारण काल, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य व दरबारी काव्य के रूप में भी विभाजित किया गया है। यानी हिंदी साहित्य इतिहास के विकास का क्रम का जो निर्धारण है वो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है इस ग्रंथ में, गिरिसन के ग्रंथ में। 4 नंबर पे आते हैं मिश्र बंधु। तो जब इनका विभाजन कर दिया तो फिर ये वापस चले। 1913 में ये वापस पहुँचे साहब, 1913 में ये वापस पहुँचे। 4 किलो मिस्त्री 5000 इतिवर्त में खड़े लोगों को बांटी गई और फिर एक नए युग का आरंभ हुआ। तो 1913 में 4 से 4 भाग हो गए। मिस्री से लेना है मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में
प्रकाशित है और 1913 में ये इसका प्रकाशन हुआ था। 5000 इतिवृत्त, 5000 इसमें कवि है। इतिवृत्त यानी पहला ग्रंथ है जिसमें इतिवृत्तात्मक, मिश्र बंधु विनोद पहला ग्रंथ है जिसमें इतिवृत्तात लेखन सर्वप्रथम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखिए 5000 इतिवृत्त में खड़े लोगों को ये मिसरी बांटी गई और फिर एक नए युग का आरंभ हुआ। आरंभ से यानी आरंभिक काल, आरंभिक काल मिस्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा दी है। तो ये कहानी यहाँ पे आके ख़त्म होती है। 4 कवि हमने इसमें कवर किए हैं। तो एक बार में तो शायद चीज़ें दिमाग में ना बैठे, 2-3 बार पढ़े आराम से। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे सीधे सीधे याद करने में कन्फ्यूजन हो रहा है, तब आप इसको काम में ले सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।